जय हिंद दोस्तों। आज पार्ट 3 लेके आए हैं हम, जिसमें ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का है। यहाँ से पढ़ना था, इसके पहले की बातें हो चुकी हैं, क्या है क्या नहीं है बायोम के बारे में। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर द की एलिमेंट, वह कौन सा एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट जो कि लीड टू द मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द डिफरेंट हैबिटेट। अलग अलग हैबिटेट के कंडीशन में, अलग अलग जो हैबिटेट हैं उस हैबिटेट का जो फिजिकल कंडीशन है, केमिकल कंडीशन है, इसमें जो ज़्यादा वेरिएशन आता है, इसके लिए की एलिमेंट क्या है। तो इसका जवाब शायद यहीं तुरंत मिल गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर, इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंस हैं वो कौन कौन है। टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है और सॉयल है। टेम्परेचर घट जाने बढ़ जाने से, वाटर की कमी से जो कंडीशन है अलग अलग हैबिटेट का, उसमें चेंजेज आ जाते हैं। इन सब की कमी की वजह से, ज़्यादा की वजह से, इन सब में अगर वेरिएशन आ जाता है तो इन चारों में, तो वी मस्ट रिमेंबर, आपको याद होगा कि जो फिजियोकेमिकल कंडीशन है, कंपोनेंट्स हैं, यही लाइट, टेम्परेचर, वाटर, यही तो है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये बायोटिक कंपोनेंट एलोन डू नॉट करेक्टराइज, यह केवल अकेला करेक्टराइज नहीं करता है। किसको नहीं करता है? हैबिटेट को, लिविंग प्लेस को। केवल एबायोटिक कंपोनेंट ही लिविंग प्लेस को नहीं बताता है कंप्लीटली। द हैबिटेट इंक्लूड, हैबिटेट में साथ ही साथ क्या इंक्लूड है? लिविंग कंपोनेंट। लिविंग का मतलब बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रीडेटर, कंपटीटर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली। तो यहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि हैबिटेट में दोनों चीज़ आते हैं, अकेला कोई नहीं आता है। उसमें हैबिटेट में एबायोटिक कंपोनेंट भी हैं और बायोटिक कंपोनेंट भी हैं। दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट वन लिविंग प्लेस। सिंपल से एग्जांपल लेके अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो जहाँ पे लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, यही अकेला केवल लिविंग प्लेस नहीं, वहाँ पे रहने चाहिए। क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है, अगर वो चीज़ वहाँ पे है तभी उसका लिविंग प्लेस कहलाएगा। बहुत सी जगह है, पहाड़ है, अगर कोई रह नहीं रहा है तो लिविंग प्लेस नहीं होगा। वहाँ कोई रहने लगे, ये बायोटिक पहले से था, बायोटिक कंपोनेंट्स आ गया, दोनों मिल करके क्या कर लिए? लिविंग प्लेस बना लिए। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर वी एज्यूम, आप मान लीजिए, आप एज्यूम करिए कि ओवर अ पीरियड टाइम, एक पीरियड टाइम बीत गया, ये टाइम बीता। द ऑर्गेनिज्म हैड, ऑर्गेनिज्म रखता है, हैं थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म किसके द्वारा है? जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आया, दूसरा आया, तीसरा आया, इवोल्यूशन हुआ ना, आगे आगे इवोल्यूशन होता गया। तो मतलब इसको सिलेक्ट करने वाला कौन था? मात्र एक था वो नेचर था। नेचर ने सिलेक्ट किया तो उसे क्या कहा गया? नेचुरल सिलेक्शन। इवॉल्व एडाप्टेशन टू ऑप्टिमाइज, मतलब इतना एडाप्टेशन उसके पास होना चाहिए कि कम से कम वो सर्वाइव कर सके और वह रिप्रोडक्शन कर सके उस हैबिटेट में। ठीक है, वही तो नेचर में सिलेक्ट हुआ जो अपने जनसंख्या को बढ़ाया, जो आगे बढ़ा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है निके। यह 2018 का सवाल है, नीट में पूछा गया था, बहुत ही इंटरेस्टेड है, हैबिटेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हैबिटेट से। तो देखिए कैसे हैबिटेट से, हैबिटेट का मतलब जस्ट लिविंग प्लेस, लेकिन यहाँ पे एक डिफिनीशन लिखा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ईच ऑर्गेनिज्म हैज, हर ऑर्गेनिज्म रखता है, एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज, इनवेरिएबली, थोड़ी बहुत वेरिएबल, मतलब अपने रेंज के डिफाइन करने के लिए इनवेरिएबली कंडीशन रखता है जो कि इट कैन टॉलरेट, वह सहन कर सकता है। कम से कम इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना लाइट होना चाहिए जिसमें वो रह सके। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स, इट यूटिलाइज, रिसोर्स में डाइवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए कि वह उसको यूटिलाइज कर सके। एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल, और वह अलग अलग फंक्शन रोल कर सके, किसमें? इकोलॉजिकल सिस्टम में। कहने का मतलब एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये लिविंग प्लेस, यहाँ पे रह रहा कोई, यहाँ पे रह रहा है, इसको क्या खाना मिल रहा है, क्या पीना मिल रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, लाइट कैसा है, ऑल चीज़ कंप्राइजेज, सब कुछ को कंप्राइज कर लिया जाए। लिविंग प्लेस ही अकेला नहीं,
सब कुछ रहेगा तो उसे क्या कहलाएगा, निके कहलाएगा। याद रखिएगा, एक ही चीज़ नहीं, सब कुछ कंप्राइज हो गया तो निके है। ये डिफरेंस कैसे हो गया, हैबिटेट मतलब जस्ट लिविंग प्लेस, निके का मतलब ऑल ओवर थिंग्स, सभी चीज़ों के बारे में स्टडी किया जाए, उसके खाने पीने इकोलॉजिकल बिहेवियर से लेकर के सब कुछ, तो वह क्या हो जाएगा, निके हो जाएगा। अब हम बात चर्चा करेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में 4 हैं, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, सॉयल है। फर्स्ट कौन है, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में अब आप खूब ही जानते हैं, लाइट से ही टेम्परेचर आता है, जिसे अभी लाइट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पे हम टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रीवेलेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो टेम्परेचर हमारा जो सिंपल टेम्परेचर हमारे ग्रो करने के लिए है, फेवरेबल कंडीशन का टेम्परेचर है, वो ह्यूमन का कितना होता है, 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है ना। इससे ज़्यादा होगा तो गर्मी लगेगी, कम होगा तो ज़्यादा ठंडी लगेगी, तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, इकोलॉजिकल यूजफुल इन्वायरमेंट फैक्टर, मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर का क्या है, रिवेलेंट मतलब यूजफुल। टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल इवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट के लिए। यू मस्ट अवेयर, आपको क्या करना है, जागरूक होना। यू आर अवेयर दैट, किसके बारे में जागरूक है भाई, द एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली, जो लैंड का टेम्परेचर है वो सीजन के अनुसार चेंज होते रहते हैं। डिक्रीज प्रोग्रेसिवली, अगर एक मैं अर्थ बना दूँ यहाँ पे, तो ये मान लीजिए गोला है, अर्थ है, ये इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर से पोल की तरफ ये नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया, ये इक्वेटर रीजन बोला जाता है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता है, टेम्परेचर घटता है, और इक्वेटर में टेम्परेचर क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जैसे इक्वेटर से आप किधर जाएंगे, पोल की तरफ या प्लेन की तरफ जाएं, या फिर प्लेन से माउंटेन, नॉर्मल से आप पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करिएगा आप लोग। इट रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड इज मोर देन 50 डिग्री इन ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो पोलर रीजन में क्या है, सब जीरो, जीरो के आसपास है, जीरो से नीचे का टेम्परेचर, और ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री से ऊपर भी हो सकता है। तो वेरी हुआ कि नहीं हुआ, बहुत सारा वेरी हुआ, गर्मियों की बात कर रहा हूँ। देयर आर हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग, जैसे डीप सी, हाइड्रोथर्मल वेन, वेयर द एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट की बात किया, सहारा डेजर्ट, इसका टेम्परेचर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेन, जियोथर्मल हीटेड वाटर की बात की, जहाँ पे छोड़ा जाता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ये सब एक्सट्रीम कंडीशन के हैं। वेयर एवरेज टेम्परेचर, यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होगा वो एक्सीड 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। 100 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा, नामुमकिन है। और आगे देखिएगा, इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्री, अगर मैंगो ट्री को देखा जाए, डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो, कहाँ नहीं ग्रो करेगा, इन टेम्परेट कंडीशन कंट्री लाइक कनाडा एंड जर्मनी, सॉरी कनाडा एंड जर्मनी। इसकी बात सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे इसे जनरल नॉलेज की बात किया है कि भैया मैंगो का जो ट्री है वो टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं करेगा। और स्नो लेपर्ड, एक एग्जांपल और दिया है स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड आर नॉट फाउंड इन केरला, यह केरला में नहीं पाया जाएगा, केरला फॉरेस्ट में। और टाउन ऑफ फिश के बारे में बताया हुआ है। टाउन ऑफ फिश एक फिश है, आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लेटीट्यूड इन द ओशियन। In general knowledge that mango tree do not and cannot grow in temperate condition like Canada and Germany। तो
तो ये क्या कर रहे हैं कि जो मैंगो का ट्री है यह नहीं ग्रो कर पाएगा, नहीं पाया जाएगा। कहाँ पे? इन टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन जर्मनी और कनाडा में क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। और एक एग्जांपल दिया है स्नो लेपर्ड, ये भी नहीं पाए जाएंगे। कहाँ पे? केरला फॉरेस्ट में। ठीक है। ट्यूना फिश एक एग्जांपल है जो कि रेयरली पाई जाती है ट्रॉपिकल लेटिट्यूड इन ओशियन, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन के जो ओशियन में ये ट्यूना फिश नहीं पाई जाती क्योंकि इसका हैबिटेट अलग है, इसका टेम्परेचर अलग चाहिए होगा। यू मस्ट अप्रिसिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप इसकी सराहना करेंगे। द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर, किसके सिग्निफिकेंस? टेम्परेचर का। कैसा? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हेन यू रियलाइज, जब आप क्या करेंगे? रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे। दैट इट अफेक्ट द काइनेटिक ऑफ एनर्जी, एनर्जी की काइनेटिक्स को। एंड थ्रू द मेटाबॉलिज्म, किसके द्वारा इसको पहचानेंगे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर के द्वारा। टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी के अंदर होने वाले इंजाइमेटिक एक्टिविटी कभी कभी तेज़ी से बढ़ जाते हैं, कभी कभी घट जाते हैं, तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग रेट, ये सब, हार्ट बीट, ये सब क्या होते हैं? टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से भी कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये सब किसके इफेक्ट के द्वारा हैं? टेम्परेचर के। तो अब फिर ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ से अंडरलाइन जरूर करिएगा इसको किसी भी हालत में, इसको छोड़िएगा नहीं। अब फिर ऑर्गेनिज्म कैन, कुछ ऑर्गेनिज्म है जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं एंड थ्राइव, और लंबे समय तक उसमें रह लेते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? यूरीथर्मल। यूरीथर्मल भूलना नहीं, यूरीथर्मल भूलना नहीं। क्या कहा जाता है यूरीथर्मल? किससे कहा जाता है? जब कोई भी ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और लेकिन अब वास्ट वैरायटी आर देम, कुछ ऐसे हैं आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, जो क्या करते हैं? नैरो रेंज की टेम्परेचर को सहन कर पाते हैं। रिस्ट्रिक्टेड, नैरो रेंज को भी और नहीं रख पाते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाएगा? स्टेनोथर्मल, मतलब कम टेम्परेचर में रहते हैं बेचारे, ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, एक कम टेम्परेचर में रह पाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करें हाई टेम्परेचर में कौन सहन कर पाता है, इसके एग्जांपल यहीं लिख लेना तुरंत के तुरंत। यूरीथर्मल के एग्जांपल बर्ड्स हो गए और मैमल्स हो गए, मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल। अब बात आती है स्टेनोथर्मल की, इसमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल लिखिएगा, इसमें ट्यूना फिश अगर दे दिया जाए तो आ जाएगा। ठीक है ना। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिएगा टेम्परेचर के कारण ही जिसको जो सहन कर पाता है, तो जिसने इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर को सहन कर पाता है वो इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं। ठंडे प्रदेश वाले ठंडे में पाए जाते हैं, गर्मी वाले गर्मी में पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उनका। तो यहाँ पे स्टेनोथर्मल, यूनिथर्मल का एग्जांपल पूछा, मैंने यहाँ बता दिया, ध्यान रखिएगा। अब एक और देखिएगा यहाँ पे, इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। ये आप पढ़ेंगे आगे चल के ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, कि हमारा जो टेम्परेचर है दिनों के दिन बढ़ते जा रहा है, इस बारे में बात हो रही है। इसके बारे में बात होगी, वो हमको अफेक्ट कैसे करता है और उससे हमें बचने के उपाय क्या क्या है। तो उन सब के बारे में 16 नंबर चैप्टर यहाँ पे दिया है। तो जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट वाला इन्वायरमेंटल इशूज, उसके बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा होगी, अच्छे से होगी। अब एक और टॉपिक आज हम कवर करना चाहते हैं वाटर के बारे में, फिर और अगले वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन आज वाटर चलेगा। वाटर के बारे में, वाटर आप जानते हैं क्या है? वंडर लिक्विड है। ऐसा मतलब वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ देखा जाए पानी ही पानी है, आपके शरीर में देखा जाए तो पानी ही पानी है, तो पानी कहाँ नहीं है? वाटर इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइफ को प्रभावित करने वाली एक और आ गया, कौन है? वो वाटर है। वाटर इन फैक्ट लाइफ ऑन द ओरिजिनेट, जो लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट हुआ है
वो मात्र किसकी देन है? अर्थ पे जो लाइफ है वो वाटर में ही हुआ है पहला, और इज अनसस्टेनेबल, सस्टेन नहीं है विदाउट वाटर, बिना वाटर के पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है? लाइफ के बिना पॉसिबल है? और वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डेजर्ट, मतलब इसकी जो अवेलेबिलिटी है डेजर्ट में वो सो लिमिटेड, बहुत लिमिटेड है। दैट ओनली स्पेशल एडाप्टेशन, वो स्पेशल एडाप्टेशन बनाया गया है। इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के पॉसिबल के लिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, है ना, रेगिस्तान में जो रह रहे हैं, उनके लिए पानी की ज़रूरतें कम होती हैं, इसलिए वो सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल आएगा, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, जो बेचारा जीवन में पानी कभी पिया ही नहीं है, बहुत कम पानी में सर्वाइव कर लेता है। तो डेजर्ट वाले, जैसे ऊँट का बात करें, एक बार पानी पीता है तो बहुत दिनों तक चलता है, तो बिना पानी के यहाँ पे बता दिया सस्टेन नहीं कर पाएगा। डेजर्ट में कैसा है? लिमिटेड है, और जो वहाँ पे हैं वो थोड़े बहुत पानी में भी जी लेते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज आल्सो हैवीली डिपेंडेंट ऑन वाटर, जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाना कि कहाँ पे लैंड पे होगा, एक्वाटिक में होगा, कहाँ होगा, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड है? वाटर पे डिपेंड है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशियन, आप याद रखिए जो ओशियन पाए जाते हैं या लेक में पाए जाते हैं या रिवर में पाए जाते हैं, शुड नॉट फेस एनी वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट ट्रू। क्या कह रहे हैं? मतलब कि जो वाटर में रह रहे हैं, कहाँ पे? ओशियन में, लेक में, रिवर, यहाँ तो पानी ही, यहाँ पे लिखा है कि नॉट फेस वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, इनको पानी से प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है। पानी की क्वालिटी कैसी है, पीएच कैसा है, वो उनके पीने योग्य है कि नहीं है, इस सब पे क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, देखिएगा, क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन, पीएच, उसका पीएच कितना है? ज़्यादा तो नहीं है, 7 के ऊपर, ज़्यादा तो नहीं है, 7 के कम नहीं, एसिडिक तो नहीं है, नहीं पिए तो जल ही गया बेचारा। वाटर का जो पीएच है और केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सबसे एक एग्जांपल लिया है, द सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर एज सैलिनिटी एज पार्ट पर थाउजेंड, पीपीटी, पार्ट पर थाउजेंड लीटर में कितनी सैलिनिटी होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। इज लेस देन, अगर 5 इन आइस इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर में अगर 5 पार्ट्स पर थाउजेंड हैं और 35 इन द सी, इनलैंड में कितने होते हैं? 5 पीपीटी, और सी में कितने होते हैं? साल्ट का लेवल 30 से 35 पीपीटी, पीपीटी का मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड में इतना पार्ट होना चाहिए, तो सी में हो गया। और मोर देन 100 इन द हाइपर सैलिन, जहाँ पे बहुत सारे सैलाइन होते हैं, मतलब साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, लेग्यूम्स वगैरह में। सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेट, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर लेते हैं? टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उस इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्हें यूनिहैलाइन एनिमल कहा जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो कम रेंज के साल्ट को सहन कर पाते हैं, उनको बोलते हैं स्टेनोथर्मल, ठीक है ना। तो यूरीथर्मल का एग्जांपल लिख लेना, सैल्मन, फिश और ईल, सैल्मन, सलमान खान नहीं, सैल्मन, सैल्मन फिश, ईल फिश, ये दोनों कैसे हैं? ज़्यादा साल्टी वाटर में रहते हैं। और स्टेनो मतलब कम में कौन रहता है? शार्क रहते हैं। तो ये दो एग्जांपल याद रख लीजिएगा। बड़े बहुत एक अच्छा सा बताया हुआ है, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लाइव, बहुत से जो फ्रेश वाटर, जो आपके नदी, तालाब, पानी में, पोखर में पाए जाते हैं, तालाब में पाए जाते हैं, वो एनिमल को अगर सी में डाल दिया जाए, समुद्र के पानी में, तो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कैन नॉट सर्वाइव। इसी प्रकार उल्टा कर दीजिए, सी वाटर को कहाँ रख दीजिए? फ्रेश वाटर में ला करके मछली को रख दीजिए, वह भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ, इसको रट्टा मार लीजिएगा, क्योंकि किसका प्रॉब्लम है? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम है। ज़्यादा जो यहाँ पे सहन कर, जहाँ पे सी वाटर में है, नमकीन पानी में, यहाँ पे आएगा उसके अंदर पानी भर जाएगा,
जल्दी से। जो फ्रेश वाटर में है यहाँ जाएगा तो पानी निचोड़ लेगा, नमक का पानी। तो दोनों में किसका आप प्रॉब्लम है? ऑस्मोटिक प्रॉब्लम है, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आज यहीं रहने देते हैं, धन्यवाद। कल स्टार्ट कर देंगे लाइट का, और उसके आगे लाइट की बात पढ़ लेंगे हम लोग सॉइल के बारे में। फिर आगे रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर्स इसके बारे में पढ़ेंगे, 4 हैं। फिर एडाप्टेशन आएगा, फिर पॉपुलेशन आएगा। तो धीरे धीरे करके एक एक हम लोग पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।